Hello and welcome to Administration Wise. In the part 1 of disaster management video, we have seen up to earthquake. So in this part, we will move further to the next type of disaster, that is tsunami. Tsunami is a Japanese word which means the harbor wave. It is a series of long wavelength wave in the large water body. Large water body जैसे कि ocean, sea, lake, large lake में लॉन्ग वेवलेंथ के एक सीरीज ऑफ वेव्स को हम लोग हार्बर वेव कहते हैं, जिसका कि जापानीज वर्ड दिया जाता है सुनामी. इट इज कॉज्ड बाय मेजर डिस्टर्बेंसेस which may be above as well as below the water surface due to the displacement of the large volume of water. इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा वाटर का वॉल्यूम एक साथ डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके कारण डिस्ट्रक्शंस देखे जाते हैं. अब यहाँ पे अबव एंड बिलो वाटर सरफेस का क्या है? बिलो वाटर सरफेस में अर्थक्वेक हो गया, अबव में मेटेओरोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटेओर्स स्ट्राइक देखे जाते हैं, जिसके कारण भी सुनामी आती है. एग्जाम्पल के लिए 2004 का इंडियन ओशियन में जो सुनामी आई थी, वोल्केनिक एरप्शन ऑफ काराकोटा के कारण 1883 में सुनामी आई थी. अनक काराकोटा में 2018 में जो वोल्केनिक कोलैप्स हुआ, उसके कारण सुनामी आई थी. ये सारे कुछ बड़े एग्जाम्पल है सुनामी के. सुनामी आती कैसे है? ड्यू टू अर्थक्वेक इन द रॉक्स ऑफ द ओशियन बेड. ओशियन बेड में जब अर्थक्वेक आते हैं तो उसके कारण बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके कारण लॉन्ग वेवलेंथ के वेव्स क्रिएट होते हैं, वो भी एक सीरीज में, जो कि सुनामी को रिजल्ट करते हैं. It displaces a large volume of water which pushes it up. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर किधर मूव करता हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में. इट सेट्स अप द ऑसिलेशन, जिसके कारण जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में, ग्रेटर स्पीड में मूव करता है टुवर्ड द सोर. इसके लिए ही टर्म है कि ये वापस सोर से सी के तरफ भी मूव करता है. जितने स्पीड से सी से सोर के तरफ जा रहा है, उसी स्पीड से वापस मूव सक बैक भी किया जा रहा है सी के द्वारा, जिसके कारण एक तो जाते वक्त वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, और उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब वो लौट रहा होता है. और जैसे जैसे वो सोर की तरफ बढ़ रहा है, उस वाटर के वेव्स इंक्रीज होते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, वो वेव्स बड़े होते चले जाते हैं. इंडिया का क्या प्रोफाइल है? तो इंडिया के पास एज लॉन्ग एज 2200 किलोमीटर ऑफ शोर लाइन है टोटल. ये पूरा का पूरा जो निचला इलाका है, ये यहाँ से, इस एरिया से, गल्फ वाले एरिया से, गल्फ ऑफ खम्बत से, ये उड़ीसा एंड इवन कोलकाता का कुछ रीजन, ये टोटली 2200 किलोमीटर का एरिया बनाता है. हेंस अ लार्ज एरिया दैट इज अफेक्टेड बाय सुनामी. और इंडिया चूंकि सिस्मिक एक्टिविटीज का भी गढ़ है, इसलिए सुनामी जेनिक अर्थक्वेक भी यहाँ पे देखे जाते हैं. इस दिशा में एनडीएमए का कुछ गाइडलाइंस है, क्या क्या है देखते हैं. इट टॉक्स अबाउट सुनामी रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस. सुनामी का कितना रिस्क है उसका असेसमेंट किया जाए, और वल्नरेबल कितना है वो पर्टिकुलर एरिया टुवार्ड्स दिस हैजार्ड ऑफ सुनामी, इसका एनालिसिस करने की बात की जा रही है. इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट बैथीमेट्रिक डाटा डिलीवर कर रहा है. किसको बैथीमेट्रिक डाटा डिलीवर करना होता है? किसको? इंडिया के चीफ हाइड्रोग्राफर को, ताकि वो लोग रिस्क का असेसमेंट कर सके, वल्नरेबिलिटी मैप बना सके, उसको एनालाइज कर सके और प्रिपेयर कर सके, ताकि इशूज कम हो सके. सुनामी के लिए प्रिपेयर्डनेस किस तरीके से इंक्रीज करना है, इस भी बारे में भी एनडीएमए ने अपने गाइडलाइंस पे में डिस्कस कर रखा है. सुनामी वार्निंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है. स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स लेने की बात होती है, जैसे क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल मैंग्रोव्स, क्योंकि देखा गया है सुंदरबन के एरिया में जहाँ पे मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा है, या फिर गल्फ ऑफ खम्बत के आसपास जहाँ पे मैंग्रोव ज़्यादा है, वहाँ पे सुनामी का इफेक्ट कम होता है, क्योंकि मैंग्रोव्स जो है वो सिंक होती है वेव्स के. इसके कारण क्या है, ये वेव्स के इफेक्ट को एब्जॉर्व कर रही होती है. डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ लोकल नॉलेज सेंटर. लोकल्स के नॉलेज को इंक्रीज करना है, ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करना है, ताकि वो लोग ज़्यादा अवेयर हो सके और अपने स्तर पे बेहतर मेजर्स ले सके
टाइम एंड व्हेन दे वर अफेक्टेड बाय सुनामी। जब भी सुनामी आती है तो सबसे पहले जो अफेक्ट हो रहे हैं वहाँ के लोकल्स, उनकी नॉलेज में इजाफा हो, उनके नॉलेज का सेंटर क्रिएट किया जाए, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाए ताकि वो लोग पहले अपने आप को तैयार रखें। स्पेशलिस्ट और लोकेशन स्पेसिफिक सी फॉल और कोरल रिफ्स को कंजक्ट करके एक साथ मिला करके मैप्स क्रिएट किए जाए, अवेयरनेस क्रिएट किए जाए, प्रिपेयरनेस क्रिएट किए जाए ताकि सही से उसे मिटिगेट किया जाए। ब्रेक वाटर क्या होता है? Breakwater is a system or the infrastructure that were created in order to reduce the impact of water waves that is causing the tsunami। जो सुनामी के वाटर्स में, सुनामी के कारण जो वाटर बॉडी में वेव्स है उनको कम करने के लिए कुछ ब्रेक वाटर क्रिएट किए जाए ताकि वो उनका इम्पैक्ट रिड्यूस किया जा सके। सुनामी को डिटेक्ट करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए एंड वार्निंग फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है इन गाइडलाइंस में। कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल एरिया को रेगुलेट करने के लिए, उनको जोनिफाइड करने के लिए कदम उठाने के लिए बोला जा रहा है। सुनामी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम शुड बी मेड। दीज वर सम गाइडलाइंस विच वर मेड बाय NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कब बना था? 2005। वी विल लुक आफ्टर दिस ऑल्सो अबाउट दिस अथॉरिटी इन दिस वीडियो ओनली। पहले सारे हैजार्ड्स को, सारे डिजास्टर्स को डिस्कस कर ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो एक मोबाइल ऐप है जो कि इनकॉइस के द्वारा, INCOIS के द्वारा लाया गया था, नाम है सागरवाणी। इसका क्या काम है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम क्रिएट करता है, अवेयरनेस, डिटेक्शन, फोरकास्टिंग, वार्निंग एंड क्रिएटिंग द लोकल स्पेशलिस्ट एंड नॉलेज सेंटर। इस तरीके के काम को एक जगह पे करने का काम कौन कर रहा है? सागरवाणी मोबाइल ऐप विच इज क्रिएटेड बाय INCOIS। यू कैन गिव फुल फॉर्म ऑफ INCOIS इन द कमेंट सेक्शन। अगर बता सकते हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे कि INCOIS का फुल फॉर्म क्या है। बेसिक सी चीज है। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइक्लोन। अगला क्या है हमारे पास? साइक्लोन। It develops over the tropical ocean due to the tropical atmospheric disturbance। क्यों होता है? ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण ट्रॉपिकल ओशियंस में होता है। साइक्लोन कभी भी इक्वेटोरियल रीजन में नहीं होता है, कभी भी इक्वेटोरियल रीजन में साइक्लोन नहीं होता है। इट इज रिस्पॉन्स टू द साइक्लिक एक्टिविटी विच अकर्स ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, इसके कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको कोरियोलिस फोर्स कह रहे हैं। और इस फोर्स के कारण जो साइक्लिक एक्टिविटी हो रही है, इसके रिस्पॉन्स में जो डिजास्टर आता है उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। इट डजंट अकर इन द इक्वेटोरियल रीजन। बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इट इज अ स्विरलिंग एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस विच इज अकम्पनीड बाय वायलेंट विंड। किसके साथ होता है? वायलेंट विंड भी इसके साथ में आएगा। विच इज कॉल्ड बाय जोन एट द जोन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है इसके लिए नेसेसरी कंडीशन? कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होना चाहिए एंड हाई एंड सराउंडेड बाय हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस जगह पे आ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा और इसके आसपास का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई होगा। इसके कारण क्या है? यहाँ पे आई ऑफ द साइक्लोन बनता है और ये बहुत फास्ट विंड के साथ एक्म्पेनीड भी होता है। कॉजेज क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन के? कॉजेज देखते हैं हम लोग। इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस अराउंड अ लो प्रेशर एरिया विच इज डिस्टिंग्विश्ड बाय स्विफ्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एयर सर्कुलेशन। तेजी से मूव करता हुआ और काफी डिस्ट्रक्टिव एयर सर्कुलेशन भी इसके साथ में आता है। साइक्लोन्स आर यूजुअली अकम्पनीड बाय वायलेंट स्टॉर्म एंड बैड वेदर। इसके साथ साथ क्या आता है? बहुत ज्यादा वायलेंट स्टॉर्म्स देखे जाते हैं और खराब मौसम भी आसपास के एरिया में महसूस किया जाता है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोजेनेसिस इज द प्रोसेस विच इज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। सफिशिएंट वार्म सरफेस सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस का टेम्परेचर सफिशिएंटली गर्म होना चाहिए। एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए ट्रोपोस्फेयर में। कोरियोलिस फोर्स बढ़ा हुआ होना चाहिए एंड प्रेशर जो है उस एरिया का लो होना चाहिए, आसपास के एरिया का प्रेशर हाई होना चाहिए। नाउ साइक्लोन रिस्क इन इंडिया। अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन आर सीन टू बी अकरिंग इन इंडियन कोस्ट। इंडियन कोस्ट में लगभग वर्ल्ड का 10% साइक्लोन आता है और टोटल 41
डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया आर हाईली प्रोन टू द साइक्लोन, और 13 स्टेट्स और यूटीज जो है वो अफेक्टेड हैं साइक्लोन से। एनडीएमए का गाइडलाइन क्या है इस रिगार्डिंग? स्ट्रक्चरल मेजर्स लिया जाए, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाए जो कि साइक्लोन के इफेक्ट को कम कर सके। जैसे अगर एल नीनो का कंडीशन है तो एल नीनो के कंडीशन में साइक्लोन आता है, उस कंडीशन में अगर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जिसके कारण इसको अगर मिटिगेट कर पाए। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, लोगों में प्रिपेयर्डनेस रहे, लोग जागरूक रहे, अवेयरनेस बढ़ाया जाए, नॉलेज सिंक बनाया जाए, जिसके कारण लोग अपने फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्स को आफ्टर अकरिंग ऑफ साइक्लोन अंजाम दे सके। जोनिंग एंड मैपिंग, किस एरिया में साइक्लोन ज़्यादा आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, अर्ली वार्निंग दी जाए, जोनिफाई किया जा सके एरियाज को, मैप बनाया जाए, साइक्लोन मैप्स क्रिएट किए जाए, नेशनल डिजास्टर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाए। ये सारे गाइडलाइंस है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। इनिशिएटिव क्या है? नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट लाया गया है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि डायनेमिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिजास्टर इज फ्लड। नाउ इट इज अ स्टेट जिसमें कि वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है अलोंग द रिवर चैनल और कोस्टल एरिया में ऑफ द रिवर, जिसके कारण लैंड जो है इनंडेट कर जाता है, जिसके कारण लैंड जो है वो सिंक कर जाता है। अबाउट 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऑफ इंडिया इज प्रोन टू द फ्लड, हेंस हाईली प्रोन टू द फ्लड। इंडियन कंट्री इज हाईली प्रोन टू फ्लड। नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज में बहुत ज़्यादा रेनफॉल के कारण सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर बेड में, जिसके कारण जो रिवर का वाटर लेवल है वो इंक्रीज करके आसपास के एरिया में फैलने लग जाता है। साइक्लोनिक एक्टिविटीज के कारण बहुत ज़्यादा वाटर लेवल में इंक्रीज देखा जाता है। रिवर के कोर्स में डेविएशन होता है, जिसके कारण भी वो इंक्रोच करता है सेटलमेंट्स को और फ्लड क्रिएट होता है। सुनामी एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में देखें जो मैनमेड कॉजेज है उसमें डिफॉरेस्टेशन के कारण क्लाइमेटिक चेंज और हाई रेनफॉल वगैरह देखा जाता है, जिसके कारण फ्लड्स आते हैं। इंटरफेरेंस इन द ड्रेनेज सिस्टम, अब ड्रेनेज सिस्टम के बीच में हम लोग डैम बना दिए, उसके बीच में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश कर दिए, जिसके कारण इंटरफेयर हो रहा है नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द रिवर में, जिसके कारण भी फ्लडिंग एक्टिविटीज होती हैं। इंटरनेशनल डायमेंशंस, पॉपुलेशन प्रेशर, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण लोग क्या कर रहे हैं, नदियों के आसपास भी जाकर के जिन एरिया में फ्लड्स होते हैं उस एरिया में भी जाकर के वो सेटल हो रहे हैं, क्योंकि उससे दूर का एरिया ऑलरेडी क्राउडेड हो चुका है। अब इस प्रेशर के कारण क्या है कि फ्लडिंग एक्टिविटी जरा सा भी वाटर लेवल इंक्रीज हुआ तो वो सीधे सेटलमेंट्स को अफेक्ट करता है। पुअर वाटर एंड ड्रेनेज मैनेजमेंट, ड्रेनेज का मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास ऐसा मैनेजमेंट है कि रिवर का कोर्स अगर चेंज हुआ या फिर रिवर के वाटर लेवल में इंक्रीज हुआ तो उसके ड्रेनेज को हम लोग एट दैट टाइम ओनली सही से मैनेज कर पाए, उसको वापस से किसी फ्रूटफुल या फिर काम के चीज़ों में यूज़ कर पाए, बल्कि वो सारा वाटर वेस्ट हो जाता है। तो हमारे पास वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी इस मामले में काफ़ी पुअर है। स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या ले सकते हैं? तो रिजर्वेयर सही से क्रिएट किए जाए, डैम्स बनाया जाए, वाटर स्टोरेज सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्रिएट किए जाए, एम्बैंकमेंट्स, फ्लड लीवेज एंड फ्लड वॉल्स क्रिएट किए जाए, ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट सिस्टम लाया जाए, चैनल्स को इम्प्रूव किया जाए, चैनल्स के आसपास के एरिया को सही से रेगुलेट किया जाए, जो वाटर चैनल्स है उनके किनारे को सही से मजबूती से उनके सेडिमेंट जो वाटर बेड में जमा हो जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको अगर किसी तरीके से साफ करवाया जाए या कम करवाया जाए। फ्लड वाटर को डेविएट करने की बात जो अभी की है कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा तंदुरुस्त हो कि अगर फ्लड आ भी जाए तो उसके वाटर को डेविएट करके यूजफुल मैनर में हम लोग अगर यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो भी अगर किया जाए तो हम लोग ये स्ट्रक्चरल मेजर्स ले सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या है? तो फ्लड प्लेन जोनिंग, फ्लड प्लेन्स जो है रिवर प्लेन जो डिफरेंट रिवर प्लेन है उनको जोनिफाई किया जाए कि किस जोन में कितना थ्रेट है फ्लड्स का। फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स लाए जाए और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, वाटर हार्वेस्टिंग प्लान, ताकि वाटर रिसोर्स को हम लोग इफेक्टिवली और यूजफुल मैनर में यूज कर सके। इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा?
आपदा मित्र स्कीम लाई गई थी। अर्बन फ्लड के बारे में बात करते हैं तो अर्बन ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी पुअर होने के कारण अर्बन एरिया में जो फ्लड आ जाते हैं ड्यू टू इल मैनेजमेंट ऑफ द ड्रेनेज ऑफ अर्बन एरिया। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और फ्लैश फ्लड इसका बेस्ट एग्जांपल है 2013 फ्लड ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये एक लोकलाइज्ड इवेंट है जो कि फ्लैश फ्लड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजास्टर इज ड्राउट। ड्राउट क्या है? ये एक टाइम पीरियड होता है जबकि रेनफॉल या तो ना हो के बराबर हो या काफ़ी कम हो, और ये लंबे समय के लिए 2, 4, 5, 10 साल के लिए होता है। तो इस टाइम पीरियड को हम लोग सूखा का काल या फिर अकाल या फिर ड्रॉट का नाम देते हैं। रिजल्ट क्या है इसके कारण रिजल्ट क्या होता है कि ये प्रेसिपिटेशन में काफ़ी कमी आ जाती है। अबाउट 68% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ इंडिया इज ड्रॉट प्रोन। इंडिया का 68% जो एरिया है वो एग्रीकल्चरल एरिया जो है वो ड्रॉट प्रोन है। टाइप्स: मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट ड्यू टू इनएडिक्वेट रेनफॉल, एग्रीकल्चरल ड्रॉट ड्यू टू लो लेवल ऑफ सॉइल मॉइस्चर। सॉइल में मॉइस्चर की कमी कम है जिसके कारण जो ड्रॉट कंडीशन है, जिसके कारण एग्रीकल्चरल कंडीशन डिमिनिश हो रही है, तो उसको एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहते हैं। मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट जिसमें कि रेनफॉल एडिक्वेट मात्रा में नहीं हो रही है। किसी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का 30% से ज़्यादा एरिया अगर इरिगेटेड लैंड के अंदर आता है तो उसको ड्रॉट के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया जाता है ड्रॉट से। मीन्स अगर इरिगेशन के माध्यम से भी अगर वहाँ पे पानी पहुँचाई जा रही है तो वो ड्रॉट की कैटेगरी में नहीं आता। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? फॉल इन द वाटर लेवल ऑफ द रिजर्वायर। किसी रिजर्वायर का, कुआं का, तालाब का या फिर लेक्स का वाटर लेवल में फॉल जब हो जाता है बहुत ज़्यादा किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2, 4, 5, 10 साल के लिए, तो उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का नाम दिया जाता है। इकोलॉजिकल ड्रॉट क्या है? इट इज शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के कारण जो वाटर लेवल में शॉर्टेज आ रहा है उसको इकोलॉजिकल ड्रॉट का नाम दिया जाता है। IMD इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ड्रॉट को 5 सिचुएशंस को रिकॉग्नाइज किया। क्या क्या है? पहला, ड्रॉट वीक। ये वीकली रेनफॉल में अगर नॉर्मल कंडीशन से आधा या आधे से कम रेनफॉल देखा जाए साप्ताहिक बेसिस पे तो उसको ड्रॉट वीक डिक्लेयर करता है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या है? ये कंसेक्यूटिव ड्रॉट है। ड्रॉट वीक, कंसेक्यूटिव ड्रॉट वीक जून से सितंबर तक के महीने में जब एक से ज़्यादा कंसेक्यूटिव ड्रॉट वीक्स देखने को मिलते हैं तो उसको एग्रीकल्चरल ड्रॉट का नाम दिया जाता है। सीजनल ड्रॉट, ये सीजनल रेनफॉल में डिक्रीज होने के कारण जो ड्रॉट आ रहा है उसको सीजनल ड्रॉट का कंडीशन बोलता है। और ड्रॉट ईयर मीन्स एनुअल रेनफॉल में 20% से ज़्यादा की कमी अगर होती है तो वो ड्रॉट ईयर कहलाता है। सीवियर ड्रॉट ईयर में 25 से 40% से ज़्यादा की कमी अगर एनुअल रेनफॉल में है तो वो सीवियर ड्रॉट ईयर का नाम दिया जा रहा है। कॉजेज क्या है? ग्राउंड वाटर लेवल में डिक्रीज होने के कारण ड्रॉट आ रहा है। डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज, माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होने के कारण भी ड्रॉट का कंडीशन उत्पन्न होता है। एक्सेसिव हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। अब हरित क्रांति में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स लेकर के आए। ज़्यादातर हम लोग किन 2 क्रॉप्स पे ध्यान दिया था? एक तो पैडी के ऊपर और दूसरा गेहूं के ऊपर। तो इन 2 ग्रेन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देने के कारण क्या हुआ, और इनका हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ही यूज किया गया। पैडी और गेहूं दोनों ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, बाकी के जो क्रॉप्स हैं उनको बहुत कम उपजाया गया, जिसके कारण क्या है वाटर लेवल में डिक्रीज देखा गया जो कि ड्रॉट का कंडीशन लेकर के आते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न एंड लैक ऑफ प्रॉपर क्रॉप रोटेशन also causes the drought condition. NDMA गाइडलाइंस क्या है इस दिशा में? NDMA बोल रहा है कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जाए। अगेन एक ही राग है इसका हर एक डिजास्टर में। ड्रॉट असेसमेंट, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर के आना है। ड्रॉट डिक्लेरेशन, प्रॉपर प्री इंडिकेशन, प्रॉपर क्राइटेरिया टू मेजर द ड्रॉट एंड ड्रॉट कंडीशंस, प्रॉपर मिटिगेशन मेजर्स की बात करता है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बोल रहा है और ड्रॉट मैनेजमेंट प्लान्स इस्टेब्लिश करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्ट कर रहा है।
स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या लिया जा सकता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए और इसके बाद वाटर स्टोरेज के सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, कंजर्व कीजिए, पानी बचाइए और वाटर मैनेजमेंट प्लान्स लेकर के आइए। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या है, प्रमोट कीजिए वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया जो कि कम वाटर कंज्यूम करते हैं। फार्मर्स को प्रॉपर एडवाइस दीजिए किस क्रॉप में कितना वाटर का कंजम्पशन है, किस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज उनको अवेल करवाया जाए ताकि वो वाटर वेस्टेज कम हो, ड्रॉट कंडीशन को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ओवरकम कर सके। इस दिशा में ट्रेनिंग की आवश्यकता है ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके और प्रमोट करे विलेज लेवल पे इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉलेज बेस को बढ़ाया जाए, अवेयरनेस बढ़ाया जाए, तो भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं ना। आफ्टर दिस लेट अस टॉक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल? इट इज अ साइकिल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन। और ये साइक्लिक मैनर में चलते रहता है कि पहले प्रिपेयर कीजिए डिजास्टर के लिए, डिजास्टर अगर होगा उसको रिस्पॉन्ड कीजिए, ओवरकम कीजिए, रिकवर कीजिए, फिर मिटिगेट कीजिए उसको और फिर से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि अगर इस तरीके का और डिजास्टर आता है तो किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। अगेन वी विल रिकवर देन मिटिगेट, क्योंकि डिजास्टर से किसी भी तरीके से पार नहीं पाया जा सकता है। ओनली वी कैन डू इज to reduce its effect and be prepared for that. It is early warning, it is search and rescue of emergency response, it is after the disaster, and this one is for prevention. Disaster preparedness, चारों हेड को हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। डिजास्टर प्रिपेयरनेस क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। सारे डेफिनेशन स्टैंडर्ड सोर्सेज से लेकर के ही आए गए हैं यहाँ पे ताकि ऑथेंटिक रहे, और अगर कहीं पे यूज किया जा रहा है किसी एग्जाम में तो ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी के अनुसार डिजास्टर रिडक्शन को के लिए प्रिपेयर्डनेस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो प्रिपेयर्डनेस इज बेसिकली अ नॉलेज, कैपेबिलिटी, एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड organization, community, group, and individual in order to effectively anticipate, respond to and recover from the impact of the hazard or the condition of the severity. It implies the measure done in order to prepare or to mitigate the effect of disaster. Next strand is mitigate or mitigation. It is the step taken in order to lower the impact of the disaster. डिजास्टर के इम्पैक्ट को, उसके असर को किस तरीके से कम किया जाए, इसके लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको हम लोग मिटिगेशन नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के लिए अब डिजास्टर, ये पोस्ट डिजास्टर मैकेनिज्म में से आता है रिस्पॉन्स। तो डिजास्टर के अकर हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया को इवैक्यूएट कैसे करना है, उससे पहले भी अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम है, डिजास्टर से पहले भी अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम है तो हम लोग किस तरीके से उस एरिया को इवैक्यूएट करेंगे, इवैक्यूएट करके कहाँ पे उस वहाँ के पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करेंगे। इसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू प्रोग्राम भी रिस्पॉन्स के अंदर आते हैं। प्रोवाइडिंग द एजेंशियल सच एज मेडिसिन, फूड एंड वाटर टू द अफेक्टेड पीपल्स एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड, ये मेडिकल असिस्टेंस के अंदर ही आ जाएगा। रिकवरी, इट इज द एफर्ट made in order to achieve early recovery and to reduce the vulnerability of the future risk. Rehabilitation क्या है? It is the interim step in order to provide a long-term recovery. Rehabilitation which also includes the temporary public amenities and housing. ये अब डिजास्टर हो गया, उसके बाद फिर से उन लोगों को वापस से कैसे बसाया जाए, उनकी ज़िंदगी फिर से सुचारू रूप से कैसे तैयार हो, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आता है क्या, रिहेबिलिटेशन भी। इसमें क्या होता है, टेम्पररी पब्लिक एमिनिटीज, टेंट वगैरह की पहले व्यवस्था की जाए, उसके बाद हाउसिंग प्लान लेकर के आया जाए ताकि उनको नए मकान, पक्के मकान ज़्यादा अच्छे और टिकाऊ, जो कि आगे आने वाले डिजास्टर्स को झेल सके, ऐसे मकान प्रोवाइड किए जाए, उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया जाए, उनकी दिनचर्या सही से शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ रिहेबिलिटेशन के अंदर आती है। रिकंस्ट्रक्शन क्या है? It is to reconstruct the damaged infrastructure and ecosystem as well in order to permit the sustainable livelihood. Sustainable livelihood को परमिट करने के लिए जो इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के प्रोसेस को हम लोग
रिकंस्ट्रक्शन नाम दे रहे हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये तो नाम से भी पता चल रहा था। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है और प्लानिंग क्या क्या यहाँ पे मेजर्स लिए जाएंगे। इट इज कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस विच लोअर्स द रिस्क। कैसे लो करेगा, तो ये सिस्टमेटिकली एनालाइज करता है और मैनेज करता है डिजास्टर से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उनको। इट एनकम्पासेस द एफर्ट जिसके कारण इन्हांस हो क्या क्या, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन और मिटिगेशन। कुछ ऐसे एफर्ट को इनकम्पास कर रहा है जिससे कि हमारा प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन और मिटिगेशन इन्हांस हो रहा हो। पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर के आना है, रिस्क अवेयरनेस क्रिएट करना है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्रास रूट लेवल, ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से प्लान्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है वो भी यहीं से आता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत बार बात की जा चुकी है अभी तक। नॉलेज एप्लीकेशन, अब लोगों के पास नॉलेज तो है लेकिन उसको अप्लाई करना एट दैट टाइम ऑफ पैनिक हो जाते हैं लोग, तो सही से वैसे भी दिमाग नहीं काम कर रहा होता है, तो उस टाइम पे नॉलेज का सही सुचारू रूप से एप्लीकेशन कैसे किया जाए इसकी भी बात होती है। 10 पॉइंट एजेंडा बाय प्राइम मिनिस्टर इन द field of disaster risk reduction, which was given in his speech of inauguration in Asian Ministerial Conference। क्या था ये 10 पॉइंट, देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज ऑल डेवलपमेंट सेक्टर्स एंड द मस्ट imbibe the principal disaster risk management। The second one is to develop the network of universities and to work on disaster। थर्ड वन इज टू वर्क टुवर्ड्स रिस्क कवरेज, किसके लिए, सभी के लिए। चौथा, यूटिलाइज करना है अपॉर्चुनिटीज को तो ताकि प्रोवाइड किया जा सके सही तरीके से, रिस्क रिडक्शन रिस्क रिड्यूस किया जा सके। कैसे, तो यूटिलाइज करना हम लोग को सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजीज को। इनकरेज करना है ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल एंड टू इनकरेज द कंडीशन ऑफ लीडरशिप अमंग द वुमेन फॉर टू बीइंग द जेंडर स्पेसिफिक। इसको कहते हैं एनजेंडर करना, एनजेंडरिंग। वुमेन्स को बेसिकली लीडरशिप रोल के लिए आना चाहिए। यहाँ लोकल कैपेसिटी बिल्ड करने की बात की जा रही है और इनिशिएटिव्स ली जाए ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जाए। रिस्क मैपिंग के लिए ग्लोबली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की जाए। इंश्योर करे कि अपॉर्चुनिटीज बढ़े किस एरिया में, ताकि लोग डिजास्टर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ और ये जो डिजास्टर हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस को वेस्ट ना किया जाए, बल्कि उनसे भी कुछ ना कुछ सीख करके आगे के आने वाले डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर हो और रिस्क को रिड्यूस कर सके। टेक्नोलॉजीज को इफेक्टिवली यूज किया जाए ताकि एफिशिएंसी बढ़े हमारे रिस्क रिडक्शन में और टू ब्रिंग द ग्रेटर कोहेशन इन द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स ऑफ द डिजास्टर्स। These are the 10 points which were discussed in the 10-point agenda given by Prime Minister in his inaugural speech of the Asian Ministerial Conference. Now moving further, let us talk about the NDMA, National Disaster Management Act of 2005. It is passed by Indian government in 2005 on 23rd December। 23 दिसंबर 2005 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसको ये द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चेयर कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चेयर कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चेयर करते हैं वहाँ के डीएम साहब। एनडीएमए इज द एपेक्स बॉडी इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। एनडीएमए असिस्ट करता है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को उनको सही से कोऑपरेट करने के लिए आपस में, और डिपार्टमेंट्स को, स्टेट्स को सही से कोऑपरेट करने के लिए असिस्ट कर रहा होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इट अप्रूव्स द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स के लिए प्रोविजंस लेकर के आता है। इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, तो ये जो उत्तराखंड का फ्लड आया था 2013 में, यहाँ पे इसका अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम को क्वेश्चन किया गया कि ये सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, जिसके कारण बहुत सारे जान माल का हानि हम लोगों को झेलना पड़ा। इसके बाद कैग के रिपोर्ट में ये ऑब्जर्व किया गया कि ये प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने में डिले कर रहा है। केरला का फ्लड जो 2018 में आ रहा है उसमें प्रिपेयर्डनेस को क्वेश्चन किया गया, और 2015 के चेन्नई फ्लड को कैग ने ये तक कह दिया कि ये मैनमेड फ्लड है, क्योंकि मैनमेड डिजास्टर है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए गए। अगर प्रॉपर मेजर्स लिए जाते तो इस लेवल पे
हमें नुकसान नहीं हो रहा होता। हेंस एनडीएमए समवेयर फाउंड टू बी अंडर वर्किंग, जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए था। एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर टास्क फोर्स। इसके लिए जो फोर्स बनाया गया है उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके लैक होने के कारण वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। मिस यूटिलाइज किया जा रहा है फंड्स को ड्यू टू पॉलिटिकल इल विल और ऑल्सो ड्यू टू इल मैकेनिज्म, और ये ऑब्जर्व भी किया गया है कैग के द्वारा। चलिए कैग का फुल फॉर्म बतला सकते हैं क्या आप लोग? कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या मेजर्स यहाँ पे जरूरी है लेने के लिए। तो चूंकि ये जो एनडीएमए बनाया गया है वो तो बहुत अच्छा एक्टिविटी है, लेकिन उसको सही से एफिशिएंटली वो अपना काम कर सके, इसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? तो वो इन्फॉर्म और गाइड करे किसको? प्रिपरेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड सही से किए जाए। ऑपरेशनल गाइडलाइन टाइमली और ज़्यादा इफेक्टिव गाइडलाइंस वो जारी करे। कौन? एनडीएमए। एफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम in case of all the types of disasters लेकर के आए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करे, जो कि एनजीओस और मीडिया को इन्वॉल्व करने से बढ़ेगी, तो इनके रोल को इंश्योर करना भी एनडीएमए का ही काम है, ये बढ़ना चाहिए। क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर करना है। डायनेमिक पॉलिसीज फिगर आउट की जाए ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट सही तरीके से, सुचारू तरीके से किया जाए। इंटरनेशनल एफर्ट, इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट लगाए गए हैं? योकोहामा कॉन्फ्रेंस जो कि 1994 में हुआ था, 1994 में, जहाँ पे 1990 से 2000 तक के जो पूरे डिकेड को इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए डिक्लेयर किया गया। यूएन ऑफिस, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1999। ह्योगो फ्रेमवर्क विच वाज इस्टेब्लिश्ड for 10-year term from the year 2005 to 2015। इसके फ्रेमवर्क और इसके फ्रेमवर्क सेंडाई फ्रेमवर्क में काफ़ी कुछ सिमिलर है, इसको हम लोग अभी देखेंगे आगे। सेंडाई फ्रेमवर्क ये सक्सेसर है किसका? ह्योगो फ्रेमवर्क का ही सक्सेसर ऑफ द ह्योगो फ्रेमवर्क ओनली, विच इज अगेन मेड फॉर 10 ईयर फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2030, सॉरी 15 ईयर, ये 15 साल के लिए बनाया गया, 2015 से 2030 के लिए, क्योंकि ह्योगो फ्रेमवर्क काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ था। इट टॉक्स अबाउट रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी, रिडक्शन इन द अफेक्टेड पीपल, रिडक्शन इन द इकोनॉमिक लॉस एंड रिडक्शन इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेजेस। और ये क्या क्या बढ़ाने की बात कर रही है? तो नेशनल और लोकल स्ट्रेटजीज को बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिजास्टर रिस्क, हैजार्ड्स के क्या रिस्क है उसको समझने में हेल्प हो। गवर्नेंस को बढ़ाया जाए, इस दिशा में गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इंक्रीज किया जाए ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट सही तरीके से किया जा सके। इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर रेजिलिएंट डिजास्टर रेजिलिएंट प्रोग्राम एंड टू इन्हांस द प्रिपेयर्डनेस। ये सारे बात किसमें की गई थी? पहले की गई थी ह्योगो फ्रेमवर्क में, जो कि 2005 में आया था, जिसमें 10 साल के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया था, और इसके सक्सेस के बाद इसका सक्सेसर बना सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि इसको इस बार 15 साल के लिए लेकर के आया, और ये 2015 से 2030 तक जारी रहने वाला है। इसके आगे के फ्रेमवर्क अभी नहीं आया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड टिल देन कीप लर्निंग।